देखो ये हमारे एलन के टेस्ट नंबर 2 है ना, उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। जो कि डीएलपी ऑल इंडिया में जो डीएलपी एलन का टेस्ट सीरीज होता है लीडर का, उसके टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन है बायो का। बायो में लास्ट वाले सेशन में मैंने 127 तक 90 से 127 तक का मैंने करा दिया डिस्कशन। और फिजिक्स में 1 से लेकर के 40 तक जितना हो पाया मैंने उतना करा दिया है, ठीक है। इस वाले लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि अप्रॉक्सीमेट 128 से लेकर के 180 तक है ना बायो का पूरा मैं डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर देना, ठीक है। टारगेट है 100 लाइक का। और एक बात और, अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं ना, ठीक है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड के लिए। तो आप इसके लिए डिजिटल बोर्ड के लिए, ठीक है, डिजिटल बोर्ड के लिए आप डोनेट कर सकते हैं, है ना। छोटा अमाउंट भी डोनेट कर सकते हैं, 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, है ना। इसका लिंक नहीं, इसके आगे मैं इसमें अपना QR और UPI ID दे दूंगा, है ना। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप डोनेट कर सकते हो अपने जितना हो सके। आप 10 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच या इससे ज़्यादा या इससे कम भी डोनेट कर सकते हो, ताकि एज पॉसिबल एज मतलब जितना जल्दी से हो सके जल्दी डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, तो फिर हम लोग जल्दी से जल्दी कवर अप कर सकेंगे। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, लेक्चर्स भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। 128 से स्टार्ट करते हैं। 128 क्या है हमारा, 128 में है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, है ना। और हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी एवर स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन। तो क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ। मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में पोलिनेशन किससे होता है, बायोटिक एजेंट। और बायोटिक एजेंट क्या हो गया, जैसे एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, है ना, ये सब बायोटिक एजेंट है जो लिविंग बींग है ना। एबायोटिक में क्या आएगा, एबायोटिक में आएगा विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब एबायोटिक में है। तो मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में पोलिनेशन कैसे होता है, बायोटिक एजेंट से। बायोटिक में भी अगर मेजोरिटी पूछे तो किससे होगा, बीज, है ना, मधुमक्खी से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट एज द पोलिनेटिंग एजेंट। तो ये भी सही है कि बहुत कम में, है ना, स्मॉल प्रपोर्शन में ही फ्लावरिंग प्लांट में एबायोटिक एजेंट से पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पोलिनेशन बाय वाटर इज मोर कॉमन एमंग द एबायोटिक पोलिनेशन। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। पोलिनेशन बाय वाटर नहीं होता है, पोलिनेशन बाय विंड। मैंने ये कल क्वेश्चन पूछा था और आपको कमेंट करने के लिए बताया था कि एबायोटिक में मोर कॉमन, सबसे कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट कौन है ना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस में सबसे कॉमन है क्या, विंड पोलिनेशन, उससे पोलिनेशन होता है। तो स्टेटमेंट A, B एंड D हमारा करेक्ट हो गया। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 3। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा, 128 का आंसर हो जाएगा 3। चलिए ठीक है, 129 को देखें। 129 क्या है, 129 है मैच द कॉलम। हमें कॉलम मैच करना है, ठीक है। तो देखो कोटिलीडन के बारे में क्या जानते हो, कोटिलीडन क्या होता है। अब देखो आप मान लो कि कोटिलीडन क्या है कि नहीं जानते हो क्या होता है कोटिलीडन, ठीक है। तो ये तो पक्का ही नहीं, कोटिलीडन के बारे में पूछ रहा है और ये बोल रहा है पोजीशन बिलो द कोटिलीडन और पोर्शन बिलो द कोटिलीडन और पोर्शन अबव द कोटिलीडन। तो ये तो नहीं होगा। स्टेम टिप किससे जनरेट होता है, प्लीम्यूल से, ठीक है ना। स्टेम टिप किससे जनरेट होता है, स्टेम का डेवलपमेंट किससे होता है, प्लीम्यूल से। और रूट से रेडिकल का। कोटिलीडन आगे जाके क्या बनाता है, लीफ ऑफ एम्ब्रियो, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, 4। तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिख रहा है। बी का क्या होगा, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल वाला पोर्शन किसको बोलते हैं हम लोग, कोटिलीडन के जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, ये कोटिलीडन हो गया। इसके ऊपर का जो पोर्शन होगा, ठीक है, नीचे ये रूट का फॉर्मेशन होगा, इसके ऊपर का जो पोर्शन जिसमें लीफ वगैरह लगेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इपिकोटाइल। डायग्राम में दिख जाएगा। और प्लीम्यूल से स्टेम टिप। हाइपोकोटाइल क्या होता है, इसके नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो क्या बनाता है, हाइपोकोटाइल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 129 का 3। चलो 130 देखो, 130 नंबर। रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलिन ग्रेन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है, सही। टेपिटम का काम ही क्या है, वो सबसे इनर लेयर है ना एंथर का, और उसका काम क्या है, डेवलपिंग पोलिन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप हमें बताओ कि सबसे आउटर लेयर क्या है एंथर का, ठीक है ना। आप हमें कमेंट करके बताइए। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये भी बात सही है, ठीक है। मैंने ये कल क्वेश्चन पूछा था कि हाइलम का डेफिनेशन क्या होता है या हाइलम किसको बोलते हैं। तो हाइलम क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन। जहाँ पे ओव्यूल किससे जुड़ता है, फ्यूनिकल से जुड़ता है, उसको हम उसी के जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंथ पोलिनेशन टेक प्लेस बाय द वाटर। तो ये प्लांट तो कैसा है, प्लांट तो क्या है, वाटर है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, पोलिनेशन वाटर से नहीं होकर विंड और इंसेक्ट से होता है।
ठीक है, तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लोइड, तो हमें पता ही है इंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है। तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा, 130 का आंसर हो जाएगा सेकंड, है ना, स्टेटमेंट ए बी डी एन करेक्ट। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी क्या होता है, इज अ डिवाइस फॉर, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी से हमें किसका डिवाइस है, मतलब इससे क्या हेल्प होगा। देखो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होता क्या है, तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होता है कि अगर एक प्लांट है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों है, तो वो अपने ही फ्लावर्स को, है ना, अपने पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने से रोकता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ये डिवाइस किस लिए होता है, तो ये किस लिए होता है, अपने पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से रोक रहा है, मतलब कि ये एश्योर करना चाहता है कि हमारे में क्या हो, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये 131 का ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बात सही है, जब क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर करेगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। जेनेटिक कंट्रोल टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है ना, ठीक है, हम करा नहीं रहे, उसमें खुद से ऐसा एक मैकेनिज्म होता है कि अपने ही पोलन ग्रेन को वो जर्मिनेट होने नहीं देगा। तो 131 का क्या आंसर हो जाएगा, 4, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड 4 इज करेक्ट। 132 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है, और हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दोज गिवन अबव। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर, अब देखो इंसेक्ट में जिससे पॉलिनेशन होगा उसका फ्लावर कैसा होगा, तो जिसमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा, है ना, उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर कैसा होता है, क्या होता है, लार्ज कलरफुल, लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रेगनेंट होगा और रिच इन नेक्टर होगा, ठीक है। तो स्मॉल नहीं होगा, ये कैसा होगा, लार्ज होगा, कलरफुल होगा, ड्राई के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा, फ्रेगनेंट उसमें होना चाहिए और रिच इन नेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या स्मॉल लिख दिया इन्होंने, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये ओवरऑल क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, कैसा कैसा लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर, ठीक है, तभी उससे इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, ठीक है। स्टेटमेंट दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाई कलर एंड फ्रेगनेंस, तो सही बात है, एनिमल कैसे अट्रैक्ट होता है, कलर और फ्रेगनेंस से। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड ऑफ द एनिमल, ये भी बात सही है कि फ्लोरल रिवार्ड्स में क्या क्या आते हैं, तो फ्लोरल रिवार्ड्स में क्या क्या आएंगे, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स एंड कहा गया, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर क्या है, फ्लोरल रिवार्ड्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कंटिन्यूड क्रॉस पोलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन किससे होता है, क्रॉस पोलिनेशन से नहीं होता है, किससे होता है, सेल्फ पोलिनेशन से, है ना, सेल्फ पोलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग, तो स्टेटमेंट सही क्या है, बी एंड सी। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 133 असर्शन रीजन क्वेश्चन है ना। ऑल द इवेंट, क्या लिखा हुआ है, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until the pollen tube enter the ovule are together refer to the pollen pistil interaction, मतलब कि बोला है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को कब से कब हम लोग डिफाइन करेंगे, तो पोलन डिपोजिशन, है ना, पोलन डिपोजिशन स्टिग्मा से लेकर के, है ना, पोलन ट्यूब जब इंटर हो जाएगा ओव्यूल में, इस तो यहाँ तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज द डायनेमिक प्रोसेस, ये भी सही है ना, किसी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, दोनों, है ना, ठीक है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों का क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो असर्शन रीजन सही है ना, तो हमारा ऑप्शन 3 और 4 तो नहीं होगा। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो देखो डायनेमिक प्रोसेस तो है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है ना, ये क्या है, ये चीज क्या है, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोसेस तो है, लेकिन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, इसका कोई लेना देना उससे नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 133 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। 134 पे चलते हैं, एपोमिक्सिस पता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, तो एपोमिक्सिस जो है वो क्या है, मिमिक्री है, किसका, एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, किसका फॉर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सॉरी, एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसको मिमिक करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब देखो मिमिक्री क्या, फ्रॉग हो गया या लिजर्ट हो गया, वो अपना कलर चेंज करते हैं ना, तो उसको भी हम लोग मिमिक्री ही करते हैं, सराउंडिंग को देख करके अपना कलर चेंज कर लेना, है ना, उसको मिमिक्री ही करता है। तो एपोमिक्सिस क्या है, ये इसमें क्या होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन तब पर भी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसका मिमिक्री करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि एपोमिक्सिस किसका है, इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है, इन एपोमिक्सिस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, ठीक है। देखो स्टेटमेंट दोनों सही है,
कि एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है किससे, विदाउट फर्टिलाइजेशन से। और पहला स्टेटमेंट हमें बोल भी रहा है किसके बारे में, कि एपोमिक्सिस क्या होता है, जनरली यही पूछना चाह रहा है कि एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है ना, कि एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन होता है किससे, विदाउट फर्टिलाइजेशन से। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ये करेक्ट है। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 135 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट आउट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें से हमें करेक्ट चूज करना है। तो ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल टू गिव राइज माइक्रोस्पोर टेट्रा, बिल्कुल सही बात है ना। जितने भी सेल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के, वो हर एक सेल में पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसको पोलन पोटेंशियल मदर सेल बोलते हैं, जो कि क्या बना सकता है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड या पोलन ग्रेन बना सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गया, है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या है, पार्थेनियम डेट कम फ्रॉम द इंडिया डेट कम इनटू इंडिया एज द कंटामिनेटेड विथ द इंपोर्टेड बीट हैज बिकम द यूबिक्वाइटस इन अकरेंस एंड काउस पोलन एलर्जी। ये भी सही है, एवीएनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो पार्थेनियम कैरोट ग्रास है ना, पार्थेनियम जो कैरोट ग्रास है वो इंडिया में कैसे आया, कंटामिनेटेड विथ इंपोर्टेड जो बीट लाया गया था उसके साथ आ गया, ठीक है, और ये यूबिक्वाइटस सब जगह फैल गया, और इससे क्या होता है, पोलन एलर्जी। इसके अलावा और कौन सा डिजीज होता है, ठीक है, वो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है कि उससे और क्या हो सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, पोलैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज एन, न्यूक्लियस की पोलैरिटी एन होती है, नहीं, न्यूक्लियस क्या होता है, 2n, ठीक है। बिंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, अभी मैंने बताया है बिंड पोलिनेशन क्या है, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा, 4, है ना, ए बी और डी सही, और सी वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया, इन ह्यूमन बीच फेज ऑफ द oogenesis रन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, ठीक है ना। अब देखो oogenesis, फेज ऑफ द oogenesis में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन वाला फेज होता है ना, ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज, अलग अलग फेज होता है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बोला है कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में, उस मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जब चलता है, ब्लीडिंग जो फेज होता है ना, उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। 136 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 137 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या करेक्ट है भाई, है ना, 137 में क्या करेक्ट है। एस्ट्रोजन इंक्रीज आफ्टर ओव्यूलेशन, देखो अब ये क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप स्टमक कर सकते हो, है ना, रिवीजन के पर्पस से। अब इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो पहला जो स्टेटमेंट है क्या, एस्ट्रोजन इंक्रीज आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। अब देखो डायग्राम में जब तुम देखोगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें जस्ट ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है ना। तो जस्ट तो नहीं लिखा है, इसमें लिखा है एस्ट्रोजन इंक्रीज आफ्टर ओव्यूलेशन, तो मे बी ये सही हो सकता है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट आंसर किसी क्वेश्चन में नहीं मिले तो हमें कंपैरेटिव आंसर करना होता है कि इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है। तो बाकी के ऑप्शन पढ़ोगे ना तो तुम्हें जो सबसे ज्यादा करेक्ट लगेगा, है ना, उसको आंसर करना होता है। 137 का अगर तुम बी ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर इन ल्यूटियल फेज। देखो तो ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर होता है वो कौन से फेज में होता है, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, है ना। 14 डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, तो उससे यानी फॉलिकल ल्यूटियल फेज में मैच्योर नहीं होता है, ये किस में मैच्योर होता है, फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। मैक्सिमम लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन बिटवीन द 11 to 13 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है, मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन होता है वो किससे होता है, कार्पस ल्यूटियम से। और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है, आफ्टर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद ही तो कार्पस ल्यूटियम बनेगा ग्राफियन फॉलिकल से, है ना। तो और ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पे, है ना। तो कहीं ना कहीं 14 डेज के बाद, है ना, 14 डेज के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और इसने लिखा है कि 11 से 13 डेज पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मैक्सिमम होगा, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत होगा। 11 से 13 दिन में किसका लेवल मैक्सिमम होता है, तो LH, FSH और एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम होता है ना, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मेंटेन प्रेगनेंसी, है ना, ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करती है ना, मेन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है इनिशियल डेज में प्रोजेस्टेरॉन करता है, फिर बाद में प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है, वो मेंटेन करता है ना। ऑक्सीटोसिन तो ये क्या करता है, पार्चुएशन में हेल्प करता है। देखो अब देखो हमें पता चल गया ना कि ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 100% रॉन्ग है ना। तो फर्स्ट वाला हमें कंपैरेटिव आंसर करना ही पड़ेगा कि हमारा आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल तुरंत ओव्यूलेशन के बाद तो डिक्रीज होता है, लेकिन बाद में इंक्रीज हो जाता है कब, जब कार्पस ल्यूटियम वापस से एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करने लगेगा तब, ठीक है। इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। 138 पे देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना है। अब तो ये तुम एनसीईआरटी से मिला लेना है ना कि कौन क्या है, अच्छे से लेबलिंग करके मिला लेना है ना। 138 का ये क्या है, 4 आंसर है, ठीक है। इसको मिला लेना, देख लेना और याद भी कर लेना कि क्या है ना, डी क्या है, सी क्या है, ठीक है। 139 में चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस, इंटरस्टिशियल सेल का फंक्शन क्या है भाई, इंटरस्टिशियल सेल। अच्छा आप हमें कमेंट्स में बताओ कि इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल सेल को और हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये टेस्टोस्टेरोन या सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, है ना।
ये करता है। चलिए 140 पे चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच पेयर, हमें करेक्ट बताना है। अब देखो सर्टोरी सेल ऑफ द ओवरी, अब देखो तुम्हें पता है कि सर्टोरी, अब हमें इसमें मैच करना है, ठीक है। तो देखो सर्टोरी सेल ऑफ द ओवरी मतलब पहला ही गलत हो गया। सर्टोरी सेल कहाँ होता है? ओवरी में नहीं होता है ना, टेस्टिस में होता है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। टेस्टिकुलर लोब्यूल अबाउट द 250 कंपार्टमेंट इन ईच टेस्टिस, ये बात सही है ना। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक लोब्यूल 250 कंपार्टमेंट जो होता है, एक कंपार्टमेंट में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, जिसमें क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्क्रोटम को बोल रहा है कि नो रोल इन नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप हमें स्क्रोटम का फंक्शन बताओ कि मेल में स्क्रोटम क्या करता है ना, ठीक है। इसका आप हमें फंक्शन कमेंट सेक्शन में बताइए। अब रेटी टेस्टिस के बारे में बोल रहा है। रेटी टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन इन ट्यूबली रेक्टी थ्रू द रेटिस टेस्टिस। तो देखो स्पर्म का जो पाथवे होता है वो क्या होता है? ट्यूबली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडायडेमिस एंड वॉस डिफरेंस। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है किसमें? रेटी टेस्टिस में वाया ट्यूबली रेक्टी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 140 का सेकंड। चलिए 140 हो गया। 141 पे चलते हैं। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहले हमें अंडरलाइन कर लेना है कि हमें क्या बताना है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। किसमें से इनकरेक्ट क्या होगा? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 141 था ना, 141 है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। देखो अब स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो बनाएगा, लेकिन पोलर बॉडी कहाँ बनता है? पोलर बॉडी थोड़ी ना मेल में बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो 100% गलत हो गया। तो हमारा आंसर ही आ गया फर्स्ट, ठीक है। बाकी सारे सही है, चेक कर लेना। प्राइमरी साइट ऊटिड बन जाएगा, है ना, जिसको हम लोग सेकेंडरी प्राइमरी पोलर बॉडी बोल सकते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी कंटेन कंप्लीट हैप्लॉइड गैमेट विदाउट द गैमेट बट नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म, उसमें बहुत छोटा सा साइटोप्लाज्म होता है पोलर बॉडी में। ओवम एंड second polar body is formed in fallopian tube only when the sperm enter into the secondary oocyte, ये भी सही है। तो सारा सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया। 142 देखो, हाउ मेनी ग्लैंड्स इन द लिस्टेड बिलो, हाउ मेनी ग्लैंड इन द लिस्ट गिवन बिलो रिलेटेड टू ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, हमें बताना है। देखो सेमिनल वेसिकल तो आपको पता है, 1 पेयर ऑफ द सेमिनल वेसिकल होता है। कॉपर्स ग्लैंड एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो कॉपर्स ग्लैंड किसका नाम है? बल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम ही क्या है? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। अब देखो वार्थलिन ग्लैंड जो है ना, वार्थलिन ग्लैंड जो है ये किस में होता है? तो वार्थलिन ग्लैंड जो होता है ये किस में होता है? मेल में ना होकर के ये किस में होता है? ये भाई ये किस में होता है? ये फीमेल में होता है, ठीक है। ये मेल में नहीं होता है, वेजाइना के जस्ट पास। प्रोस्टेट तो आपको पता ही है, प्रोस्टेट होगा सिंगल। अब देखो सेमिनल वेसिकल पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? सिंगल होता है, मेल में होता है, ठीक है। ओवरी भी नहीं होगा और पेनिस कोई ग्लैंड नहीं है ना, तो ये दोनों गलत हो गया। तो कौन कौन सा होगा? सेमिनल वेसिकल होगा, कॉपर्स ग्लैंड या बल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड होगा और प्रोस्टेट ग्लैंड, 3 हो गए, है ना। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। 143 देखते हैं। द सीक्वेंस इज करेक्ट अबाउट द मेल जेनाइटल ट्रैक ऑफ द स्पर्म मूवमेंट। तो कौन सा है इसका ट्रैक क्या है? मेल स्पर्म का ट्रैक क्या है? तो ये तो आपको 100% याद ही होना चाहिए, है ना, इसको आप भूल नहीं सकते हो, ये नीट में आ भी चुका है ना। तो ट्यूबली रेक्टी, रेटिस टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडायडिमिस, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा, आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट सा, ठीक है। ट्यूबली रेक्टी, रेटिस टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडायडिमिस, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा। मोरुला इन ह्यूमन इज, मोरुला हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? कब से कब को सेल स्टेज को हम लोग मोरुला बोलेंगे? तो मोरुला तो पहले क्या होता है? सॉलिड एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोरुला। तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 145 देखो भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेफर टू है। जब देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना, लेकिन ये क्या है? नीट में आ चुका है, ठीक है। तो देखो एक्टोपिक वर्ड का मतलब है कि अदर देन ओरिजिनल साइट, है ना, मतलब कोई भी चीज अगर जहां होना चाहिए उसके अलावा कहीं अगर और वो रहता है तो उसको हम लोग एक्टोपिक बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी जनरली कहाँ होती है? यूटरस के कौन से वाले रीजन में? आप आपको कमेंट करके बताइए, है ना, कि यूटरस के कौन से वाले रीजन में जनरली प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर कहीं और प्रेगनेंसी हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द साइट अदर देन यूटरस, यूटरस के अलावा अगर कहीं हो जाएगा, जैसे फेलोपियन ट्यूब में हो गया, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 146 का आंसर क्या होगा? 146 देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो टेस्टिस बोला है कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेफिनेशन क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसको बोलेंगे जो क्या करे? मेल गैमेट या फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करे, है ना, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे और हार्मोन सीक्रेट करे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या होगा कि जो दिस टेस्टिस प्रोड्यूस गैमेट एंड ऑल्सो सीक्रेट द सेक्स हार्मोन, सही बात है, तभी तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। तो इसका असर्शन और रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है? रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 147 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन, गलत बताना है भाई, कौन सा गलत है 147 में। तो वेजाइना इज द फाइब्रोमैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ठीक
ठीक है, आपको ये नहीं पता होता कि आपको, चलो आप मान लो कि आपको ये नहीं पता है कि फाइब्रोमस्कुलर होता है कि नहीं होता है, ग्लैंडुलर तो होता है, इतना हमें पता है। बाकी का ऑप्शन चेक करते हैं। ओपनिंग ऑफ वेजाना पार्शियली कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइनम, हाइमेन, ठीक है ना, तो ये बात तो सही है ना, हाइमेन होता है, पार्शियली कवर्ड होता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाइमेन। क्लाइट उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, क्लाइटोरिस लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है ना, जहां दो लेबिया मेजोरा का जंक्शन होता है वहीं पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोनास प्यूबिस क्या होता है, इज अ कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं, आपको ऐसे ही याद करना है। तो हमें पता है ये तीनों तो 100% सही है ना, तो रॉन्ग तो यही होगा ना, तो 147 का फर्स्ट। 148 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या बताना है पहले, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या होगा 148 का, ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है ना, तो देखते हैं इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट कौन कौन। लिबरेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द अस्पर्मिएशन, ठीक है, ये सही है। अस्पर्मिएशन कब बोलेंगे हम लोग, जब स्पर्म क्या करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लीव करेगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अस्पर्मिएशन, ठीक है। अस्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, आप हमें कमेंट्स में बताइए, अस्पर्मियोजेनेसिस, अस्पर्मियोजेनेसिस का बोलेंगे, ठीक है, आप हमें कमेंट्स में बताइए अस्पर्मियोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सर्टोरी सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन, अभी मैंने बताया एंड्रोजन का सीक्रेशन कौन करता है, इंटरस्टिशियल सेल, मैंने उसका दूसरा नाम भी पूछा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सिक्रेशन ऑफ द बल्बिरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है ना। बल्बिरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम अभी मैंने क्या बताया, कॉपर्स ग्लैंड, तो उसका सिक्रेशन क्या करता है, ड्यूरिंग द कोपुलेशन पेनिस को लुब्रिकेट करने में काम आता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ द स्किन इज कॉल्ड द हाइमेन, हाइमेन मेल में नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्किन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट मेरा सेकंड और फोर्थ नंबर क्या है, रॉन्ग है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 148 का 4। 149 चलो, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर द इन द लिस्ट गिवन बिलो आर हेप्लॉइड, तो हमें हेप्लॉइड स्ट्रक्चर बताना है कि इसमें से कौन हेप्लॉइड होता है। अब देखो स्पर्मेटोजुआ है, स्पर्मेटोगोनिया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की जो चार्ट है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है। देखो स्पर्मेटोगोनिया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, एक सेकेंड, उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, उसमें क्या होता है, ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में पहले क्या होता है, पहले होगा माइटोसिस, ठीक है, पहले क्या होगा, माइटोसिस, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ वही है ना। और इससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार क्या होगा, मियोसिस, ठीक है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है, पहली बार मियोटिक डिवीजन किस में होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया क्या था, 2n था, है ना, और जब इसमें मियोसिस होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनेगा वो भी क्या होगा, 2n ही होगा। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, है ना। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इससे जब स्पर्मेटिड बनेगा, इससे जब स्पर्मेटिड्स बनेगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो उस क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, आधा, और इस स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा फिर स्पर्मेटोजुआ, है ना। और ये भी कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा, है ना। तो आप चूज कर लो इसमें से कौन कौन सा डिप्लॉइड है और कौन कौन सा हेप्लॉइड। तो कौन कौन सा होगा डिप्लॉइड, क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है 149 का, है ना। 149 में पूछा हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो हमें दिख रहा है स्पर्मेटोजुआ क्या होगा, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। स्पर्मेटोगोनिया होगा क्या, स्पर्मेटोगोनिया तो नहीं होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा क्या, है ना। प्राइमरी, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड नहीं बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। और फिर इसमें मियोसिस 2 होगा, तब जाकर के क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगा, हेप्लॉइड होगा, है ना। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगा, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। तो हेप्लॉइड कौन कौन सा हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजुआ, है ना, ठीक है। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा 4। कुछ और छूट रहा है क्या, 1 2, अच्छा एक ये छूट गया है ना, स्पर्मेटिड भी क्या होगा, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, है ना। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा 3। These are the haploid structure in spermatogenesis.
अब देखो चलो 150 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन द मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो सिर्फ कब बताना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में मैटरनल ब्लड में किसका किसका लेवल इंक्रीज होता है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा, थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज होगा, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा, कॉर्टिसोल का लेवल। देखो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ना कभी भी एलएच और एफएसएच है ना, एलएच और एफएसएच का लेवल, एक सेकेंड, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कभी भी एलएच एंड एफएसएच इसका लेवल कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होता है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देगा किस पे, निगेटिव फीडबैक देगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां से फिर एलएच और एफएसएच का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लेना, ठीक है ना, कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कभी भी एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कभी भी एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो वो निगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी किसका सिक्रेशन होगा, जीएनआरएच, वो कम होगा, और फिर जीएनआरएच कम होगा तो एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी और एफ, बी सी डी और एफ है ना, एफ है ना 4, तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, डी को पहले बाद में लिख दिया ना, तो बी सी डी और एफ 4। अब देखो 151 इन द गिवन डायग्राम, अब डायग्राम सिंपल सा, आप इसको एनसीईआरटी से मैच कर लेना, इसमें तो क्लियर दिख नहीं रहा है ना, तो 151 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये जो लेवल किया हुआ है क्या है, जोना पैलोसिडा, उसके अंदर क्या है, प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन है ना, और जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर है ना, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, कोरोना रेडिएटिंग सेल है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बाहर है ना, पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पर्म है वो। ठीक है, चलो 152 पे चलते हैं। 152 देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई। अब देखो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होगा, और तो जस्ट वो किससे और ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो इसको समझो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है ना, ड्यूरिंग द, अगर कोई सेक्स करेगा तभी होगा, तो वो फ्लूइड के वजह से होता है ना, मतलब कि फ्लूइड जा रहा है, मेल से फीमेल में फ्लूइड जा रहा है, या फीमेल का फ्लूइड मेल में किसी तरीके से आ गया है ना, तो बेसिकली वो फ्लूइड का कंटामिनेशन है ना। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी अगर मान लो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक का सर्जरी हुआ दूसरे से, तो ब्लड के थ्रू फैल सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से तो फैलेगा ही, और शेयरिंग द नीडल से भी फैलेगा, मतलब अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फैल रहा है तो वो बाकी सारी चीज़ों से भी फैल सकता है। 153 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली और ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हम लोग कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, अगर पहले पता कर ले तो, या बाद में भी। ठीक है, तो देखो जो वायरल डिजीज है ना, वायरल डिजीज जनरली क्या होता है कि ठीक नहीं हो पाता है ना, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया है ना, जेनिटल हर्प हो गया, जेनिटल हर्पीस हो गया, तो ये सब अगर एक बार हो जाएगा तो इसको हम लोग वापस से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गोनेरिया है, ठीक है, ये जो गोनेरिया है ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, निशेरिया गोनेरिया है ना, तो ये जो गोनेरिया होता है ये क्या है, एक तो पहली बात ये बैक्टीरियल है, और कौन सा बैक्टीरिया से होता है, निशेरिया गोनेरिया, निजेरिया और गोनेरिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना, एक बार ये मैच द कॉलम में नीट में आ चुका है ना, तो वापस से आ सकता है। ठीक है, निजेरिया गोनेरिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 154। विच इज नॉट नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रास्टिपेशन। कौन सा नेचुरल मेथड है, नहीं है कॉन्ट्रास्टिपेशन का। देखो क्वाइटस इंटरप्ट्स है ना, क्वाइटर इंटरप्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि ड्यूरिंग बिफोर एजुकेशन पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं ना, तो आपको हमें बताना है कि क्वाइटस इंटरप्ट्स का दूसरा नाम क्या है ना, इसका सेकंड नेम क्या है, इसका एक और नेम है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या होता है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में 10 से 17 का जो दिन का जो गैप होता है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, 10 to 17 डेज को हम लोग क्या करते हैं, सेक्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। वैसेक्टोमी में देखो ये नेचुरल मेथड तो है नहीं है ना, वैसेक्टोमी का मतलब किसी चीज़ को हम लोग कट करेंगे। ठीक है, तो ये तो है। लैक्टेशनल एमोनिया क्या है, आफ्टर द बेबी बर्थ के बाद जो बेबी फीड करता है ना ब्रेस्ट को, तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बढ़ता है, तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो फिर से LH और FSH का लेवल घट जाएगा, जब LH और FSH का लेवल घट जाएगा तो फिर oogenesis नहीं होगा, है ना। तो ये दीज आर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कौन कौन, क्वाइटस इंटरप्ट्स, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, 155 देखें, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बिल्कुल सही बात है, बाहर होता है एब्डोमिनल कैविटी के, एक पाउच में होता है, उस पाउच को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। क्यों होता है भाई, स्क्रोटम में क्यों होता है, क्योंकि हमें क्या करना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए, है ना। बॉडी टेम्परेचर देखो कभी ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है ना। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा और कम होता है, इसलिए क्या होता है, टेस्टिस बॉडी से बाहर होता है ना, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है जनरली, है ना, ताकि क्या हो, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो। कितना डिग्री कम होता है, तो 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो 155 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 156 देखो, इन विच टेक्निक फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल।
किसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के फीमेल के मतलब कि बॉडी में होता है, ठीक है। अब देखो इसको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन का फुल फॉर्म अगर तुम्हें पता है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब क्या कर रहे हैं, जाइगोट को हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। मतलब जाइगोट पहले ही बन गया है ना, तब उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जाइगोट जब बन ही गया तो कहां से फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें क्या करते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में भी हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, यूटरस में, ठीक है। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में हम लोग किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, यूटरस में, तो ये भी नहीं होगा। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, हम लोग क्या करते हैं कि स्पर्म का इंजेक्शन, स्पर्म को किस में इंजेक्ट करते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में, है ना, ठीक है। तो ये भी आउटसाइड द बॉडी होता है ना, आउटसाइड बॉडी होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता। चौथा ऑप्शन क्या है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब हम लोग गैमिट को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। अब देखो GFT जो है ना, GIFT जो है ना, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें जो G है वो किसका बात कर रहा है, तो ये ओवम सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी oocyte का बात कर रहे हैं। कौन सा गैमिट, ये स्पर्म नहीं है ना, स्पर्म के लिए होता है क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो जो GFT होता है वो किसके लिए होता है, सेकेंडरी oocyte के लिए होता है ना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब हम लोग गैमेट को ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, फिर स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा कैसा, इनसाइड, है ना, तब इनसाइड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 157 देखो, इन द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूटरस। अब देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, है ना, एम्ब्रियो को जो हम ट्रांसफर करते हैं तो अप टू 8, है ना, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, हम लोग इसको बोलते हैं GIFT, मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अप टू अगर 8 तक या 8 से कम है तब हम लोग उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। ग्रेटर देन अगर 8 सेल है ना या ब्लास्टोमियर है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, तब हम लोग उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, यूटरस वाले सेल में। तो अगर मोर देन 8 है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो 157 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 158 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन प्रिवेंट ओव्यूलेशन। अब कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें क्या रोकना है, हमको ओव्यूलेशन को रोकना है, ठीक है। तो देखो ओव्यूलेशन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो कॉन्डम से तो ओव्यूलेशन रुकेगा नहीं, है ना, ठीक है, ये तो गलत हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेकन ओरली, है ना। तो देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ेगा ना तो FSH और LH का लेवल घटेगा, ठीक है। और जब FSH और लेवल घटेगा ना तो फिर से वापस से ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, तो ये हमारा सही है कि अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कॉम्बिनेशन देते हैं वाया द ओरल पिल्स, ठीक है, तो वो क्या करता है कि oogenesis या ओव्यूलेशन को होने नहीं देता है ना, ठीक है। बाकी ये सब तो फिजिकल है, इससे तो होगा नहीं, है ना, डायफ्राम सर्वाइकल का क्वार्टर्स इंटरप्ट, तो ये तो होगा नहीं, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते थे। बीच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है भाई, तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, LNG20 एंड प्रोजेस्टेरोन, ऐसा सब हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है। बाकी आप हमें कमेंट में बताओ कि कॉपर टी क्या रिलीज करता है, ठीक है, और मल्टी लोडेड 375 क्या रिलीज करता है। चलिए 160 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सही बात है, एमनियोसेंटोसिस से हम लोग क्या करते हैं, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न, हम लोग क्रोमोसोम को देखते हैं, XX है कि XY है, ठीक है। इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है। 160 का स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, इन कपल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली कोहैबिटेशन, सॉरी क्या है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, इन कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अनप्रोटेक्टेड क्यों बोल रहा है, मतलब कि ना तो वो किसी कॉन्डम्स का यूज कर रहा है या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह नहीं ले रहा है, तो कब तक, 2 साल तक, अप टू द 2 ईयर ऑफ, अगर 2 साल तक वो सेक्स करता है ना, ठीक है, तब भी उसके अगर बच्चे नहीं होते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल है। वो कपल्स कैसा है, इनफर्टाइल है ना। इट इज प्रिवेंटेड बाय असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये वाली जो बात है ये NCERT में बिल्कुल लिखी हुई है, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि NCERT में ये वाली जो लाइन है ना, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये वाली लाइन कहाँ पे लिखी हुई है, कौन से पेज नंबर पे या NCERT में कहाँ पे लिखी हुई है, और ये दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट NCERT में है भाई। 160 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 161 नंबर क्या है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। लैक्टेशनल एमिनोरिया है ना, लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, तो जो 6 महीने का गैप होता है बेबी बर्थ के बाद, है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, अब्सेंट होता है। मेथड है इज बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ द ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशनल फॉलोइंग। मतलब कि जो बेबी बर्थ के बाद होता है उसके बाद लैक्टेशन होता है बेबी बर्थ के बाद, है ना, प्रोलैक्टिन का लेवल उस समय क्या होता है, बढ़ा रहता है। तो फिर से प्रोलैक्टिन का लेवल जब बढ़ा रहेगा, है ना, तो क्या होगा, LH और FSH का लेवल क्या रहेगा, डाउन,
है ना, और जब LSH और FSH का लेवल डाउन रहेगा तो उसमें ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या होना चाहिए भाई, इसका रीजन ये होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो LSH और FSH कम है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन में लीड टू द इनिबिशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द लैक्टेटिंग मदर, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 162 देखो, द असिस्टेंट आर्ट है ना, ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक इन विच egg is the first fertilized outside the body and then transfer into the fallopian tube। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एक फर्टिलाइज कहाँ हुआ है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देन उसको ट्रांसफर किया है फैलोपियन ट्यूब में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो 162 का आंसर क्या हो जाएगा 3। 163 का है, द मोस्ट कॉमन पीरियड ऑफ द एम्नियोसेंटोसिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब देखो ये NCERT में नहीं दिया हुआ है ना, तो तुम इसको याद कर लेना है ना, 14 to 15 वीक मोस्ट कॉमन होता है। विच टेक्निक इज सुटेबल फॉर द फीमेल who cannot produce ovum but can provide a suitable environment for the fertilization and for the development। मतलब कि एक ऐसी फीमेल है जो क्या है, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती लेकिन सारा काम उसके अंदर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, डेवलपमेंट भी हो जाएगा। उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या रहेगा, तो भाई गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि अगर हम लोग उसको गैमिट डोनेट अगर उसको मिल जाएगा है ना, तो वापस से फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, डेवलपमेंट भी हो जाएगा एम्ब्रियो का। 165 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कैन नॉट यूज एज अ इमरजेंसी, बात तो ये क्या है, गलत है ना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को हम लोग यूज कर सकते हैं भाई, है ना। 24 घंटे के अगर 24 से 48 घंटे के अंदर अगर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लगा दिया जाए तो प्रेगनेंसी रुक सकती है। फेलुलर रेट ऑफ द लैक्टेशनल एमिनोरिया इज वेरी लो, तो ये बात बिल्कुल भी सही है ना, नहीं है ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है ना। फेलुलर रेट जो होता है लैक्टेशनल इम्यूनोरिया में क्या होता है, वेरी हाई, और ये NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब आप लैक्टेशनल इम्यूनोरिया पढ़ोगे तो उसमें बाकी सब चीज़ें लिखा है कि कॉन्ट्रासेप्शन का चांसेस बहुत नील होता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि फेलुलर होने के रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लो नहीं होता है, ये क्या होता है, हाई होता है। लिपस लूप इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन यूटरस, ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है ना। लिपस लूप नॉन मेडिकेटेड फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूटरस को क्या करता है, बढ़ा देता है। मेल एंड फीमेल कॉन्डम इनविट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से इसका लेना देना नहीं है कॉन्डम का, ठीक है। ये फिजिकल बैरियर है, सिर्फ मेटिंग को रोकता है मेल और स्पर्म को, ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के रिस्पेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या करता है भाई, 160 इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, सही बात है, जैसे कॉपर टी। रिलीज कॉपर आयन दैट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, बिल्कुल सही बात है। मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। मेक द सर्विक्स होस्टाइल ऑफ द स्पर्म, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, है ना, ये गलत है। ओव्यूलेशन का लेना देना किससे है, ओव्यूलेशन को ये नहीं रोक सकता है ना। ओव्यूलेशन को कौन रोकेगा, तो पिल्स रोक सकते हैं ओव्यूलेशन को। तो 166 का आंसर क्या हो जाएगा 3, जिसमें कि 4 स्टेटमेंट क्या है, सही है। 167 देखो, सम कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस सो बिलो। अब ये देखो, ये सब जो तीनों है ना, ये NCERT में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो देख लेना आप। 167 का आंसर क्या है 3, है ना। ये डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, और ये वॉल्ट्स कैप है, ये हार्मोनल इम्प्लांट्स, ठीक है। 68 पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब मैक्सिमम 1 पोलर बॉडी कैन फॉर्म ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, ऐसा थोड़ी है, 2 बनता है भाई, NCERT में डायग्राम में देखना, है ना। जहाँ पे ओजेनेसिस दिया हुआ है वहीं पे 2 पोलर बॉडी इसने बनाया हुआ है, ठीक है, तो 2 पोलर बॉडी बन सकता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। कार्पस हिमोरैगियम है द फर्स्ट वैस्कुलर स्ट्रक्चर। देखो, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम रप्चर होता है ना, तो उसके बाद एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसमें हाई ब्लड वेसल्स वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको ही हम लोग कार्पस हिमोरैगियम बोलते हैं, ठीक है, तो ये सही है। PGCR फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, तो ये सब NCERT के बाहर है, लेकिन स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू जनरेट आफ्टर द 9 days ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, है ना, ठीक है। 9 days के बाद क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट करना स्टार्ट कर देता है, तो ये थोड़ा सा बाहर से है, ठीक है। अगर आप लोग बाहर से पढ़ते हो तो ठीक है, याद कर लेना, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी PGC क्या है, प्राइमरी जर्मोडियम सेल्स है ना, ये होगा शायद, यही होगा, है ना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का लेयर है, ठीक है। अब चलो 169 देखते हैं। 169 क्या, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर 132 जायगोट, 132 जायगोट बनाने के लिए हमें कितने मियोसिस कराने पड़ेंगे। तो देखो, जायगोट कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म किससे मेट करेगा, ओवा से, ठीक है। तो 132 जायगोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 132 ओवा तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और 132 ओवा बनाने के लिए 132 मियोसिस तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना 132 मियोसिस तो इससे हो गया। स्पर्म कितना चाहिए, देखो अब इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, वैसे तो 132 जायगोट एक ही फीमेल में तो बनेगा नहीं, डिफरेंट फीमेल में बनेगा, तो टेक्निकली तो होना चाहिए कि 132 मियोसिस ओवा का और अलग अलग
मेल में होगा तो 132 स्पर्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आंसर भी वैसा ही देना है, ठीक है। तो देखो 132 स्पर्म बनाने के लिए एक मियोसिस से, एक जब मियोसिस होता है ना प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में, तो उससे 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक है। तो 132 बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 132 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये हो जाएगा 3 और 3 है ना, 33 म्यूसिस। तो 132 म्यूसिस क्या चाहिए ओवा बनाने के लिए, और 33 म्यूसिस क्या चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। तो 132 और प्लस 33 मतलब कि 165 चाहिए है ना। 169 का आंसर क्या हो जाएगा 2। मिनिमम 165 क्या चाहिए म्यूसिस चाहिए। 170 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने सही है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज डिलीवरी ऑफ द फिटस। सही बात है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस में प्रेगनेंसी, उससे क्या होता है फिटस का डिलीवरी होता है। पार्चुएशन इज इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये भी सही बात है। पार्चुएशन इंड्यूस कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी के पार्चुएशन वाले टॉपिक में ना, पार्चुएशन एंड लैक्टेशन वाले में। द सिग्नल ऑफ पार्चुएशन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली, है ना, ओनली ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। ये स्टेटमेंट क्या भाई गलत है ना, सिर्फ और सिर्फ फीटस से ऑरिजिनेट नहीं होता है ना। तो पार्चुएशन इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, द सिग्नल ऑफ द पार्चुएशन ऑरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, है ना। दोनों के मिलने से ही क्या होता है कि सिग्नल ऑरिजिनेट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली वर्ड नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ द हेल्दी बेबी। सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 170 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट सही है तो 4। 171 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। आफ्टर द इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निक पिलाई, बिल्कुल सही बात है। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन आउटर लेयर, है ना, उस आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट। आप हमें बताओ जो इनर लेयर होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इनर लेयर को क्या नाम दें, ठीक है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू, हार्मोन सीक्रेट करता है तो एंडोक्राइन है, सही बात है। HCG HPL रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात गलत है ना। ऑल्सो मतलब कि प्रेगनेंसी में भी होता है ऐसा बोलना चाह रहा है, लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है HCL HP और रिलैक्सिन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो 171 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, है ना, रॉन्ग पूछा है ना, तो ये का स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 172 देखो, हमें मैच करना है। अब देखो ये सिंपल सा मैच है, आप मैच कर लेना, ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ। 173 देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है भाई, इसका रीजन भी तो सर्टेन रीजन में तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आर वेरी हाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मैंने बताया ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, अगर हाई होगा तो क्या होगा कि LH और FSH का लेवल क्या होगा, लो होगा। जब LH और FSH का लेवल लो होगा तो ऊजेनेसिस क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगा। मतलब कि ये एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। तो असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द यूटेरस ओपन इन टू वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। सही बात है, यूटेरस किस में ओपन होता है, वेजाइना में, थ्रू द नैरो सर्विक्स। सर्वाइकल कैनाल अलोंग द यूटेरस फ्रॉम द बर्थ कैनाल, ये स्टेटमेंट गलत है ना। आप हमें बताओ कि बर्थ कैनाल किसको किसको मिला करके बोलते हैं, ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। तो 170 कौन सा क्वेश्चन था भाई, 173 174 है ना। 174 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी में जितने भी डाटा दिए हैं कि फर्स्ट मंथ में क्या हार्ट का डेवलपमेंट कब होता है, डिजिट एंड लिम्स का डेवलपमेंट कब होता है ना, हेयर कब आता है, आईलिड एंड आईलिसेस कब सेपरेट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन हेड, ये कब होता है, 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूटेरस, इसको क्या बोलते हैं भाई, अब देखो यूटेरस को हम लोग ना हिस्टेरेसिस बोलते हैं, और किसी भी चीज़ को सर्जिकली रिमूव करके हटाना तो उसमें टॉमी वर्ड लग जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। 177 एनसीईआरटी में ये नहीं है ना, ठीक है, देख लेना। 177 देखो, मैच करना है भाई, मैच कर लो सबसे पहले 177 को, ये तो इजी है। अब बताए जेनेटिक हेड में क्या होगा, ना तो एनर्जी होगा, ना तो स्पर्म मोटिलिटी होगा, ना तो एंजाइम होगा। एंजाइम किस में होता है, एक्रोसोम में, ये तो 100% पता है ना। सी का क्या होगा, फर्स्ट, है ना, सी का क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है, इसमें भी सी का फर्स्ट है। ए का क्या होगा, ए में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस होता है, तो जेनेटिक मटेरियल हेड वाले पार्ट में ही होगा, तो ए का क्या हो जाएगा, 4, सी का फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा 177 का फर्स्ट। 178 देखो, ऑक्सीटोसिन को हम लोग बोलते हैं पार्चुएटिंग हार्मोन।
सही बात है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पार्चुएशन में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग पार्चुएटिंग हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलैक्स द प्यूबिक सिम्पाइसिस एट द टाइम ऑफ द बर्थ, है ना। देखो भाई, ऑक्सीटोसिन रिलैक्स नहीं करता है ना, किसको, प्यूबिक सिम्पाइसिस को ऑक्सीटोसिन रिलैक्स नहीं करता है। कौन करता है, रिलैक्सिन, है ना। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलैक्स करता है, वो हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन का काम है। यूट्रस में क्या करता है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 178 का 3। 179 देखो अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है, तभी मैं बता देता हूँ कि क्या है ये देखो हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकला, GnRH, है ना। ये किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलता है, कौन कौन सा, LH एंड FSH, ये तो आपको पता ही होगा। LH का काम क्या है, तो ये क्या करता है, सॉरी, ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल, तो ये LH नहीं होगा। LH क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल कौन करवाएगा, ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल कौन करवाएगा, तो FSH। ये क्या होना चाहिए, FSH, ये लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल ना, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल कौन कराएगा, FSH। अब ये क्या बच गया, LH, है ना। तो LH किस पे ऐड करेगा, कार्पस ल्यूटियम पे। और ये क्या करेगा, फिर LH 2 हार्मोन रिलीज करवाता है, कौन कौन सा, क्या लिखा हुआ है यार, मेमोरी ग्लैंड, डिफरेंशिएशन इन द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, क्या है, मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन। और ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस को डायलेट करता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था 179 में, देख लेना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 179 का 4। 180 देख लो, गिवन बिलो स्टेटमेंट बताना है, सर्सन रीजन। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सही बात है ना। मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन कब होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेवल ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आर वेरी हाई एट द टाइम ऑफ पार्चुएशन, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई नहीं होगा तो फिर पार्चुएशन कैसे होगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही। ड्यूरिंग द पार्चुएशन ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इसका मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन ये नहीं करवाता है ना। मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन अभी मैंने इसके ऊपर बताया कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180 का 2, है ना। असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ तक लेक्चर देखे हुए हैं ना, तो मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आप का सिलेबस है ना लगभग 50 to 60% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपका सिलेबस 50 to 60% कंप्लीट हो गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, है ना, मॉक टेस्ट दो, और बचा हुआ बाकी का सिलेबस है ना, रिमेनिंग सिलेबस जो है उसको जल्दी से कंप्लीट करो, अप टू जैन तक, है ना। जैन तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं, ठीक है, या फिर जो आपको नहीं आता है ना, ठीक है, आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, तो उसका क्या करो, एक अलग से कॉपी बनाओ और उसको उस कॉपी में राइट डाउन करो। और फिर जब उसको अगला नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे, है ना, देने जाओ, है ना, तो उसको रिवाइज करके जाओ, ठीक है। आपको ये काम करना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब कि आप चाहते हो कि आप सेलेक्ट हो जाओ, है ना, ठीक है। तो आप इतना काम कर सकते हो। बाकी मैं आगे, ये तो एलन का चल ही रहा है, ठीक है, हो सके तो आकाश, है ना, और फिर PW और अनअकैडमी, ठीक है। इन सब के पेपर्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। तो आप लोग भी इसको देख लेना। अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर अगर दोबारा देखने की जरूरत है दोबारा देखो। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको एक अलग से कॉपी में राइट डाउन करो, है ना। और ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, हमारा पेपर नंबर 1, सॉरी, हमारा कौन कौन सा कंप्लीट हो गया है, तो मैंने करा दिया है पेपर नंबर 3, और ये कौन सा था, पेपर नंबर 2 का मैंने बोथ बायो और प्लस फिजिक्स 100% कंप्लीट हो गया है मेरा, ठीक है। इसके बाद में पेपर नंबर जो 4th वाला हुआ है, ठीक है, उसका मैं नेक्स्ट वीक, इसी वीक में करा दूंगा, ठीक है ना। इसी वीक में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, चलिए बाय।